Hello and welcome once again on my YouTube channel Dr. MKG ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ये वर्ड जो है मैंने यूज किया था आपके लिए कि आपके लाइफ में सही मायने में ट्रांसफॉर्मेशन हो, आप खुद को ट्रांसफॉर्म करें और एक नए इंटरेस्ट के साथ, एक प्रॉपर एनर्जी के साथ जीव विज्ञान की इस यात्रा का आनंद उठाएं। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम लोग बात कर रहे थे के एक बहुत इम्पॉर्टेंट आउटर मोस्ट कवरिंग जिसका नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बारे में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फॉस्फोलिपिड के बाई लेयर से बनी हुई संरचना थी और जिसके चारों तरफ जो है वो प्रोटीन घूम रहे थे। ऐसा हम लोगों ने स्ट्रक्चर में पिछले क्लास में समझा था और इसी आधार पर हमने ये भी समझा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये बहुत तरीके का काम कर सकता है, बड़ा काम का है, इसीलिए तो सेल में सबसे बाहर में प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया है। तो आज के क्लास में बिना समय गंवाए हम लोग नया यात्रा शुरू करते हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के महत्वपूर्ण फंक्शन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की यात्रा शुरू करने से पहले दो तीन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहला इंफॉर्मेशन ये है कि वो क्लासेस जो 10th और 12th के हैं, जिनके बिल्कुल अनड्यू हैं, जिनके चैप्टर अभी शुरू नहीं हुए हैं, वो बहुत जल्द, उम्मीद करते हैं अगले सप्ताह से वो शुरू हो जाएंगे। और 3 तरीके का पैटर्न हम अपने इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपको प्रोवाइड कराएंगे। पहला प्लेटफॉर्म होगा वो टेस्ट क्रिकेट का होगा। टेस्ट क्रिकेट मतलब कि ये वीडियो 30 मिनट, 40 मिनट या 50 मिनट के हो सकते हैं। आप लंबे समय तक इसका आनंद ले सकते हैं, बिल्कुल टेस्ट मैच की तरह। 5 दिन है, जितना आराम से खेलना है खेलते जाओ। दूसरे कैटेगरी का जो वीडियो होगा वो वनडे क्रिकेट के पैटर्न पे होगा, जिसमें 10 मिनट, 12 मिनट और 15 मिनट मैक्सिमम तक के वीडियो बनाए जाएंगे, जिसमें आपको टॉपिक की समझ 10 मिनट में प्रोवाइड की जाएगी। बोर्ड के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए क्लास 10th और 12th के लिए दो अलग तरीके का वीडियो भी जारी होगा, जिसमें ये जो पैटर्न होगा बिल्कुल T20 के फॉर्मेट का होगा। 3 मिनट से ज़्यादा का वीडियो नहीं होगा और इस 3 मिनट में क्लास 10th और 12th के बायो के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक का कवरेज सिर्फ 3 मिनट में किया जाएगा, ताकि एग्ज़ाम के समय में स्टूडेंट अपने को खुद से रिवाइज भी कर लें और एक प्रॉपर एनर्जी के साथ, एक नई क्रिएटिविटी के साथ एग्जामिनेशन हॉल में एग्ज़ाम को फेस करें। तो इस नोट के साथ कि हमने अलग अलग फॉर्मेट भी डेवलप करने हैं और कम समय में ये यात्रा पूरी करनी है, तो इसके लिए आपका सहयोग, आपका लाइक, आपका सब्सक्राइब मेरे लिए टॉनिक का काम करेगा। तो कृपया चैनल पे जाकर सब्सक्राइब करिए और बिना स्किप किए वीडियो को देखिए और आनंद लीजिए एकदम बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का। तो आज के क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है क्या फंक्शन करेगा, इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली के क्या कार्य हैं भाई। हमने तो कहने के लिए कह दिया कि एक सिंपल जो है वो 3 रुपए की बिस्किट के ऊपर भी एगो झिल्ली लगा दी जाती है ताकि उसको प्रोटेक्शन दिया जा सके, बिस्किट खराब, इसीलिए झिल्ली लगाई जाती है। तो सेल में भी फंक्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो सबसे इम्पॉर्टेंट लिया जाएगा वो यही लिया जाएगा भैया कि आप सबसे बाहर वाले हो। एनिमल सेल में तो आप सबसे बाहर हो और प्लांट सेल में आप सेल वॉल के बाद हो, तो आप सबसे पहला प्रोटेक्शन ही देना, आप कर देना काम। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो सबसे पहला काम होगा वो होगा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। इसके अलावा एनसीईआरटी के कंसेप्ट के साथ हम लोग जोड़ने की कोशिश करेंगे और क्या क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कार्य कर सकता है। अब देखते हैं ध्यान हम लोग थोड़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को, क्योंकि इसको समझने से इसका फंक्शन भी हम आसानी से समझ जाएंगे। तो हमने पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो इसका बना हुआ है भाई, ये भाई साहब जो है ना फॉस्फोलिपिड का बाई लेयर है ना जी। फॉस्फोलिपिड का बाई लेयर मतलब एक लेयर यहाँ पे भी लगा हुआ है, ये 2 लेयर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना हुआ है और चारों तरफ में क्या है भाई, चारों तरफ में प्रोटीन जो है वो घिरा हुआ है। 2 तरीके का प्रोटीन डेवलप हो रहा था, एक प्रोटीन को हम बोल रहे थे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो बाहर में था और एक को बोल रहे थे इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये बातें मैं समझा दिया हूँ, इसलिए मैं इस पैटर्न पे रिपीट कर रहा हूँ कि ये फॉस्फोलिपिड का बाई लेयर है और इसके चारों तरफ प्रोटीन लगे हुए हैं।
एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ये देना था कि क्या ये जो फॉस्फोलिपिड के ये जो बाई लेयर हेड और टेल के साथ यहाँ पे हैं, क्या इन सभी में फॉस्फोलिपिड का जो स्ट्रक्चर है वो एक ही पैटर्न पे दिखाई देता है क्या? क्या सभी के सभी स्ट्रक्चरली फॉस्फोलिपिड एक समान होते हैं क्या? यही बात मुझे बताना है कि ये जो फॉस्फोलिपिड का ये जो बाई लेयर आप देख रहे हैं ना, ये बाई लेयर जो देख रहे हैं, ये सभी के सभी एक जैसे नहीं होते हैं। और यही वजह है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फंक्शन है और जो नेचर है वो थोड़ा इस पैटर्न का हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एसाइमेट्रिक। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है किस नेचर का है, तो ये साइमेट्रिक है। मतलब ये जो फॉस्फोलिपिड का बाई लेयर आपको दिख रहा है और बाहर में जो प्रोटीन दिख रहे हैं, ये सभी एक तरह के बने हुए नहीं हैं, एक जैसे नहीं हैं, समान नहीं हैं। कहने का मतलब ये है, थोड़ा हायर क्लासेस में हम लोग पढ़ते हैं कि स्ट्रक्चरली यहाँ पे फॉस्फेटिडाइल कॉलिन लगा हुआ है, तो कहीं पे सेरिन लगा हुआ है। अब कहेंगे सर ये नया बात कहाँ से आ गया? एक कंसेप्ट सिंपल आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि जो फॉस्फोलिपिड के जो बाई लेयर हैं वो एक समान एक स्ट्रक्चर जैसे हर जगह नहीं होते। इसीलिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो एसाइमेट्रिक होता है, इक्वल डिवीजन नहीं होता, सब जगह अलग अलग रोल होता है, अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। और इसीलिए शायद प्लाज्मा मेम्ब्रेन फंक्शन कर पाता है। सारे मेजर फंक्शन इसी वजह से संभव होते हैं। अगर ये मेम्ब्रेन साइमेट्रिक नेचर का हो जाता तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती और फंक्शन शायद कम हो जाते और इतने स्पेसिफिक नहीं हो पाते। तो आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इस नेचर को समझते हुए कि ये सेल मेम्ब्रेन एसाइमेट्रिक नेचर का है। मतलब ये प्रोटीन जो किनारे किनारे लगा है और जो लिपिड लगे हैं ये सभी स्ट्रक्चरली एक जैसे नहीं हैं, इसमें बड़ा डिफरेंसेस है। इवन जो कार्बोहाइड्रेट भी इसके बाहर है वो भी एक जैसे नहीं है, उसमें भी डिफरेंसेस है। और इसी डिफरेंसेस की वजह से मेम्ब्रेन एसाइमेट्रिक हो जाता है और इसी एसाइमेट्रिक होने की वजह से वो बहुत सारे फंक्शन कर पाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन सा फंक्शन करता है अपार्ट फ्रॉम प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन देने के अलावा मेम्ब्रेन क्या करता है? तो मेम्ब्रेन का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि ये ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंस का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है भाई? द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। ये पदार्थों को ट्रांसपोर्ट करता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद करता है। तो आपसे पूछा जाएगा किस तरीके से करता है, कितने पैटर्न में करता है? तो याद रखिएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो पदार्थों का ट्रांसपोर्ट करता है वो दो तरीके से करता है। एक को हम लोग बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक को हम लोग बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरे वाले को बोलते हैं हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कॉपी पेन ध्यान से उठ जाए, ये शब्द मैं बोलता हूँ कॉपी पेन उठा लीजिए। तो आजकल के ज़माने में स्टूडेंट्स को बड़ी बोरिंग लगती होगी कि कॉपी पेन क्या उठाना सर, सुन के ले लेते हैं। अरे भैया सुन के कितनी देर याद रखेंगे? 5 मिनट 10 मिनट, सब वोलेटाइल है, सब दिमाग से उड़ जाएगा। तो कॉपी पेन लेके सुनिए और एक कंसेप्ट बिल्डअप करिए, एनसीईआरटी पलटिए, किताबों को साथ में पढ़िए, तब आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा और सही मायने में जो उद्देश्य है अपना ट्रांसफॉर्मेशन तभी डेवलप होगा। तो प्लीज़ सुनिए, बहुत जल्दी में नहीं रहिए कि बस ये 20 मिनट में कोई बता दे 10 मिनट में बता दे, ऐसा नहीं है। ध्यान से सुनिए चीज़ों को बिना स्किप किए हुए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और थोड़ा टाइम दीजिए, लिखिए अपने से भी। तो मैंने कहा कि ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस दो तरीके का होगा, एक एक्टिव हो गया और दूसरा पैसिव हो गया। तो दो तरीके का ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन के द्वारा किया जाता है। तो आइए इसमें सबसे पहला ट्रांसपोर्ट समझते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट, अगर मेम्ब्रेन पैसिव ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो क्या ट्रांसपोर्ट हो सकता है और कैसे ट्रांसपोर्ट हो सकता है, इसके बारे में हम लोग समझने जा रहे हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं कि जब मेम्ब्रेन किसी पदार्थ का, सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट हाई कॉन्सेंट्रेशन से, मतलब उसके उच्च दर से, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर करता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन से करता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। अब हाई का मतलब भैया यहाँ पे कोई चीज़ ज़्यादा है,
और यहाँ पे कोई चीज़ कम है, तो ज़्यादा से कम की ओर किसी चीज़ का ट्रांसपोर्ट होगा तो उसी को हम लोग बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर है बात? फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। अब सवाल ये है कि अगर कोई पदार्थ हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन में ट्रांसपोर्ट होगा तो एनर्जी का क्या होगा? तो आप सिंपली समझ लीजिए कि ये कोई एक टेरिस है, छत है, जहाँ पे ये बॉल रखी हुई है और इस बॉल को इस लाइन से नीचे हमें उतार देना है। तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाने की ज़रूरत होगी क्या? बस बॉल को आप लुढ़का दीजिए और ये धीरे 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 मूव करते हुए नीचे की ओर आ जाएगा बिना एनर्जी लिए हुए। लेकिन अगर सेम चीज़ को अगर बॉल को अगर आपको नीचे से ऊपर ले जाना हो तो आपको एनर्जी लगेगी। वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम लोग बात कर लेंगे। फिलहाल बात हो रही है पैसिव ट्रांसपोर्ट की। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से उसके लो कॉन्सेंट्रेशन में जब पदार्थों का ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो उसको हम लोग बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर है बात? इसमें एनर्जी का क्या रोल है भैया? तो एनर्जी का रिक्वायरमेंट क्या होगा? ऊर्जा की ज़रूरत होगी, खपत होगी। तो एनर्जी जो है आपका समझिए नील, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। यही है भैया पैसिव ट्रांसपोर्ट, द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। अब सवाल है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट सब एक ही पैटर्न के होंगे क्या? तो नहीं। अब ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट जो हम लोग देख रहे हैं, जो हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन में होता है और जिसमें एनर्जी की आवश्यकता नहीं है, ये तीन तरीके से हम लोग समझ सकते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। सबसे पहला जिसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन, या सिंपली बोल सकते हैं एकदम सरल सामान्य डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स डिफ्यूजन सीखें, विशरण पराशरण में न फंसें। डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है भाई? तो सिंपल डिफ्यूजन कहने का मतलब ये होता है कि हमारे शरीर में जो गैसेस हैं, विशेषकर O2 हुए और CO2 हुए, इनका जो है ट्रांसपोर्ट इसी तरीके से होता है। शरीर में जो ऑक्सीजन का लेवल है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो ऐसे ही मूव करता है। तो सिंपल डिफ्यूजन क्या है भाई? तो एक तरीके का ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। क्लियर है बात? अगर ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है तो सब्सटेंस कैसे मूव करेगा? तो सिंपल है भाई, ये हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करेगा। ऊर्जा का क्या होगा? तो एनर्जी जो है उसकी जो खपत होगी वो नील होगी, ऊर्जा की जो एक्सपेंडिचर है, खपत होगी, वो नील होगी। कौन इस विधि से मूव कर सकता है? तो सिंपल है, हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन और CO2 जो गैसेस हैं, इनका हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में मूवमेंट होता है। कैसे होता है? तो जब आप रेस्पिरेटरी सिस्टम का फिजियोलॉजी पढ़ेंगे वहाँ भी समझ सकते हैं कि लंग्स में जो आपने जो ऑक्सीजन लिया उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, तो फिर वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाला कम वाले एरिया में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर देता है। उसी तरीके से आप CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं सॉरी, तो क्या होता है? ATP बनना शुरू होता है और ढेर सारा CO2 लिबरेट होता है। तो सेल में CO2 की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है तो वो हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन में बाहर की ओर रिलीज कर देता है। तो ये तो सिंपल जो है, याद रखिएगा, O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट जो है वो सिंपल डिफ्यूजन के जरिए होता है। डिफ्यूजन आपने देखा होगा, आप घर में कोई अगरबत्ती जला दो, कोई स्प्रे कर दो, तो उसका जो फ्रेगनेंस है, सुगंध है, थोड़ी देर में जो है वो आप तक पहुंच जाता है। अगर आप 10, 20, 30 मीटर दूर भी हो तो ये क्या हो रहा है? सिंपली डिफ्यूजन हो रहा है। डिफ्यूजन, आपने वो इनो वाला टैबलेट आप देखते होंगे, गैस वाली, गैस होता है ना, तो बोलते हैं इनो का पाउडर डाला पानी में और वो फटाफट जो है वो डिजॉल्व हो गया, डिफ्यूज हो गया, और आप उसको पीते हैं तो गैस निकल जाता है। तो वो भी क्या होता है? ये बताता है कि जो डिफ्यूजन का रेट होता है वो गैसेस में सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में उसके बाद होता है, सॉलिड वाले में थोड़ा देर से होता है। तो डिफ्यूजन एक सत्य है, सच्चाई है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा इजीली जो है चीज़ें मूव करके आ जा रही हैं, विशेषकर लाइफ सेविंग गैसेस हैं वो। तो पहला हो गया पैसिव ट्रांसपोर्ट, ऊर्जा का ज़रूरत नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। खाली सिंपल डिफ्यूजन होता है या कुछ स्पेशल तरीके का भी डिफ्यूजन होता है? तो दूसरा जो डिफ्यूजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब ये जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, इसमें क्या होता है भाई? तो नाम से ही लग रहा है फैसिलिटेटेड, कोई फैसिलिटी वगैरह दी जा रही है। अगर कोई गैस है, छोटे कण का है, तो वो तो इजीली मेम्ब्रेन को पास करके डिफ्यूज होकर चल जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा पार्टिकल हो जो बड़े साइज का हो, जिसमें बहुत ज़्यादा चार्ज वगैरह हो, तो उनका क्या होगा? उनको तो वो बाई लेयर लिपिड का जो मुंडी है वो तो पार करने देगा, लेकिन टेल तो पार करने नहीं देगा। तो वैसी स्थिति में हमारे पास कुछ चैनल प्रोटीन होते हैं
और ये चैनल प्रोटीन क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए कि ये फॉस्फोलिपिड का बाई लेयर है, ठीक है, और ये इसका मान लीजिए टेल है लिपिड का, एकदम सिंपल भाषा में समझते हैं, ये आपका लिपिड का टेल है, इधर भी जो है फॉस्फोलिपिड का जो है वो एक दूसरे से फेस करते हुए टेल है, और इनवर्ड और आउटवर्ड जो है ये इसे हेड है ऐसे। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये नहीं जाने देगा, कौन नहीं जाने देगा, ये हेड है, पिछले क्लास में पढ़ लिए हैं, बहुत बार इस पे बात हो चुकी है। और ये वाला हिस्सा जो है ना, वो ये जितना दूर दिख रहा है ये घेरे हैं, ये वाला हिस्सा एक तरीके से जल में घुलनशील नहीं है। तो यही मेन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा मेम्ब्रेन को कोई चीज़ को जाने आने से रोकने के लिए। तो हमारे पास भैया कुछ चैनल प्रोटीन वगैरह है जिसके आराम से हम जो है चैनल बना के और कुछ पदार्थों को ईजिली इस टनल के जरिए हम निकाल देंगे। ऐसे डिफ्यूजन को हम लोग बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। मतलब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी है एक प्रकार का, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट ही है, और इसमें भी चीज़ें जो है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में ही मूव कर रही है, और इसमें भी ऊर्जा का जो रिक्वायरमेंट है वो नील है, ऊर्जा नहीं लग रहा है। और इसमें हमने एक चैनल प्रोटीन के मदद से एक टनल के जरिए ईजिली जो है हमने पास करा दिया। किसको भाई, किसको पास करा दिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में? तो याद रखिएगा, सेल को जो ग्लूकोज वगैरह का रिक्वायरमेंट होगा वो हम लोग फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए ट्रांसपोर्ट करते हैं। नॉर्मल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड किसके जरिए जाएगा? तो वो जाएगा डिफ्यूजन के जरिए, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए हम ग्लूकोज जैसे मॉलिक्यूल को जब रिक्वायरमेंट होगी सेल को तो मेम्ब्रेन के थ्रू हम इजीली ट्रांसपोर्ट करा सकते हैं। तो ये दूसरे तरीके का डिफ्यूजन हुआ, दूसरे तरीके का पैसिव ट्रांसपोर्ट हुआ। तीसरा जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो हम लोग देखने जा रहे हैं, वो है बहुत आसान, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस जो है ये भी एक तरीके का पैसिव ट्रांसपोर्ट ही है भाई। तो बिना समय वेस्ट कीजिए ये भी कह दीजिए कि ये भी एक प्रकार का पैसिव ट्रांसपोर्ट है। और ये ऑस्मोसिस जो है ये क्या करता है भाई, ऊर्जा का रिक्वायरमेंट क्या होगा? तो सर वही रहेगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में चीज़ें मूव करेंगी, सिंपल है। ऊर्जा का रिक्वायरमेंट वही रहेगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट है तो ऊर्जा वाला जो सेक्शन नील रहेगा, इसमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो फिर ऑस्मोसिस में होता क्या है भाई? तो ऑस्मोसिस में याद रखिएगा कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट और नेचुरल सॉल्वेंट वो है आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट है वाटर। तो वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव करता है, मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट जैसा ही है, थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन को हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। थोड़ा सा यहाँ पे रुक जाइए। अब देखिए ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये वास्तव में किस तरीके का मेम्ब्रेन है, यहाँ पे एक चीज़ और हम लोगों को समझना है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमेबल होता, टोटली परमेबल होता, तो कोई भी चीज़ मेम्ब्रेन के अंदर आ जाता और कोई भी चीज़ कोशिका से बाहर निकल जाता। तो ऐसा तो नहीं होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन टोटली परमेबल नहीं है। अब आइए दूसरे बात पे, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इम्परमेबल होता तो कोई भी चीज़ ना सेल के अंदर आता ना सेल से बाहर जाता, तो ऐसा भी नहीं है। अब आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमेबल है। तो सेमी का मतलब होता है हाफ, मतलब कुछ चीज़ों को मेम्ब्रेन जाने देगा और कुछ चीज़ों को नहीं जाने देगा। तो ये धारणा बन गई कि सॉल्यूट वगैरह को रोक देगा और सॉल्वेंट के रूप में जो वाटर होगा उसको जाने दिया जाएगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए सेमी परमेबल। फिर एक कंसेप्ट आया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नॉट सेमी परमेबल, एग्जैक्टली ये जो है वो सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है। अगर कोशिका को किसी चीज़ की आवश्यकता है और सेल के फंक्शन के लिए उस पदार्थ का आना जरूरी है, तो साइज बड़ा भी होगा तो भी वो पदार्थ आएगा। सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, मतलब चुनिंदा पदार्थों को आना जाना अलाउ है। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है। कहते हैं एक प्रकार का चयनित पारगम्य झिल्ली है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चयन करेगा किसको भैया आने देना है और किसको जाने देना है।
तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे ऑस्मोसिस में, जितना भी वाटर अब मिनरल्स का मूवमेंट प्लांट में हो रहा है सब ऑस्मोसिस के जरिए ही हो रहा है। तो ऑस्मोसिस में हो क्या रहा है, पैसिव ट्रांसपोर्ट जैसा है, हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन में चीज़ें मूव हो रही हैं, ऊर्जा की खपत ना के बराबर है। बस यही जो सॉल्वेंट है जिसको आप यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं वाटर, वो जो है एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कम की ओर मूव कर रहा है। ऐसे ही आपके प्लांट्स के बॉडी में मिनरल्स का जो है रेगुलेशन हो रहा है। तो हमने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पदार्थों के ट्रांसपोर्ट में भूमिका निभा रहा है। कितने प्रकार के ट्रांसपोर्ट में, तो भाई ये ट्रांसपोर्ट था पैसिव ट्रांसपोर्ट, उसमें क्या हो रहा था, तो हाई से लो कंसंट्रेशन में चीज़ें मूव कर रही थी, ऊर्जा का रिक्वायरमेंट नेग्लिजिबल था। और क्या हो रहा था, तो डिफ्यूजन के जरिए गैसों का ट्रांसपोर्ट हो रहा था। फैसिलिटेड डिफ्यूजन के जरिए चैनल प्रोटीन की सहायता से हमने फैसिलिटी ले ली, मदद ले ली। अब मदद लेके किसको ट्रांसपोर्ट करा दिया भाई, तो ग्लूकोज को मैंने ट्रांसपोर्ट करा दिया। नंबर 3 में हमने देखा ऑस्मोसिस में, तो भाई यूनिवर्सल सॉल्वेंट के रूप में जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव करता है। प्लांट्स में ये सबसे इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजी है जो मिनरल्स वगैरह को रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट हो गया। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, विच इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन खाली पैसिव ट्रांसपोर्ट नहीं करता है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी करता है। मैं इस वीडियो लेक्चर को इस प्रकार से डिज़ाइन करता हूँ कि पिछले क्लास में जो आप पढ़े हैं अगर उसको पढ़ के बैठेंगे ना तो आपको बातें समझ में आएंगी। अगर आप पूरा पीछे का कोई बैकग्राउंड न लें और अचानक से ये सुनना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा क्या चल रहा है। भाई क्या चल रहा है, मैंने तो बता दिया था कि पहले सेल प्रीमियर लीग चल रहा था। उस प्रीमियर लीग में मैंने बताया कि कोशिका की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसे डेवलप हुई, कौन कौन आए, क्या क्या खोजें। फिर दूसरे वीडियो में मैंने बताया कि सेल की एक फैमिली है और वहाँ बहुत सारे लोग यूनाइट होकर रह रहे हैं। एक एक मेंबर को मैंने सिनेमैटिक अंदाज में आपसे इंट्रोड्यूस कराया था। फिर मैंने कहा कि अब सेल को हम समझ गए हैं तो आइए करके उसके कंपोनेंट के बारे में पढ़ें। तो फिर पिछले क्लास में मैंने शुरू किया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया। आज के क्लास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस के बारे में बताएंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आज खत्म हो जाएगा, फिर अगले क्लास में हम लोग न्यूक्लियस के बारे में शुरू करेंगे जो सेल की दुल्हन है। उसके पास ही बहुत सारा मटेरियल्स होगा जो आप लोग के साथ शेयर किया जा सकता है। तो कहने का सेंस ये है कि ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि स्टूडेंट्स जो रिमोट एरियाज़ में हैं या फिर जिनके पास अच्छे संसाधन उपलब्ध नहीं हैं, अगर वो छोटे सेंटर के बच्चे हैं और उनको अगर लगता है कि बहुत आसानी से सरल भाषा में उनकी बातों को समझाया जा सके, तो फिर मैं अपने सरकारी नौकरी के अनुभव को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये गर्मी छुट्टी में ही आइडिया आया है और आप लोग का लाइक सब्सक्राइब बनता रहा, बढ़ता रहा, तो इसको हम लोग और आगे जाएंगे, बड़े लेवल पे ले जाएंगे, तहाँ कि एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर आपको हर एक टॉपिक तीनों अंदाज में, मैंने बताया ना, टेस्ट मैच, वनडे क्रिकेट और T20 तीनों फॉर्मेट में मिलेगा। तो अब आते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसा है भैया कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कोई सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट समझते ही है ना, यातायात बोलते होंगे, जैसे बस वस ट्रांसपोर्ट का साधन है, ट्रेन है, प्लेन भी है। आजकल बड़ा रनवे पे ही इधर उधर फिसल रहा है बड़ा अजीब, तो वो भी ध्यान रखना है। तो ट्रांसपोर्ट जो है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है में ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं सब्सटेंस का, कहाँ से कहाँ। हिंदी वाले भाइयों, हिंदी मीडियम वाले कहाँ से कहाँ करा रहे हैं भाई, तो अब हम करा रहे हैं उसके लो कॉन्सेंट्रेशन से उसके हाई कॉन्सेंट्रेशन में। जब कोई पदार्थ का ट्रांसपोर्ट उसके लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में होता है तो उसे हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसको तो लिख ही सकते हैं ना कि लो से हाई में हो तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। मतलब समझिए कि नीचे से सीढ़ी चढ़ के आपको ऊपर जाना है। अब पहला वाला में ऊपर से सीढ़ी चढ़ के नीचे आ रहे थे, तो सीढ़ी से उतर रहे थे तो कोई एफर्ट नहीं था। अब चढ़ेंगे तो एनर्जी लगेगी, तो इसमें भैया लगेगा आपको एनर्जी यूटिलाइज्ड होगा, ऊर्जा की खपत होगी, ऊर्जा खपत होगा, एनर्जी यूटिलाइज्ड होगा। किस फॉर्म में एनर्जी यूटिलाइज्ड होगा भैया, तो हमारे शरीर में ऊर्जा का तो एक एगो सिक्का है, क्वाइन है, करेंसी है, जिसका नाम है ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यही करेंसी ऑफ अ सेल है, यही पैसा चलता है, यही ऊर्जा चलता है। दाल चावल रोटी सब्जी पनीर कुछ भी खा लीजिएगा,
या 500 1000 रुपए का नोट दिखा दीजिएगा, इससे कुछ नहीं होने वाला है। फाइनली जो आपके शरीर में जो सिक्का चलता है वो एटीपी का सिक्का चलता है, पूरी ऊर्जा इसी के इर्द गिर्द है, और यही जो है वो यूज होगा, और यही एटीपी के यूज होने से ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, और चीज़ें लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में मूव करेगी। एनसीईआरटी में आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ये सोडियम और पोटेशियम का पंपिंग। सोडियम और पोटेशियम पंप जो है ये बॉडी में जो हो रहा है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है। आइए समझें कि ये सोडियम पोटेशियम पंप वाली कहानी क्या है। हमने इस पूरे सेल वाले सेक्शन को ये एक सेल बना दिया और इसको दो भाग में बांट दिया। एक भाग में हमने लिखा इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर कहने का मतलब हो गया सेल के भीतर का कहानी, और एक तरफ हमने कह दिया एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी कि ये कोशिका से बाहर का कहानी। एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट माने कोशिका से बाहर, इंट्रासेलुलर माने कोशिका के अंदर। तो हमारे शरीर में बड़ा यूनिक कहानी चलती है। मेरा तो हमेशा मानना है कि शरीर से बड़ा साइंस तो कुछ है ही नहीं। सारे साइंस गौण हैं, जीरो हैं आपकी बॉडी के साइंस के सामने। इसकी फिजियोलॉजी को और इसके साइंस को आप समझें, इससे अजूबा आपको कुछ भी नहीं दिखेगा दुनिया में। इंट्रासेलुलर मतलब सेल के भीतर अगर हम देखें तो सेल के भीतर सोडियम जो है ना, ये जो सोडियम है ये है कम। एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में सेल के बाहर ये सोडियम क्या है भाई, तो भरे पड़ा है, एकदम ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ध्यान से सुनिए। और इसी सेल के भीतर पोटेशियम जो है ना ये है भरा पड़ा है, ज़्यादा है। और इसी एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर वाले में पोटेशियम जो है वो कम पड़ा है। अब हमारे बॉडी में सोडियम और पोटेशियम का ये जो पंप जो होता है वो एक विशेष प्रकार का एंजाइम कह सकते हैं, एटीपी में लग जाएगा। अब परमिशन देगा तो कह लेंगे एटीपी परमिएजेज। ये जो एटीपी परमिएजेज जो है ना, ये जहाँ लगा रहा है समझिए एंजाइम है। तो ये जो परमिएजेज एंजाइम है ये क्या करेगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करके, देखिए ना ऐसा है ना कि किसी को चिट्ठी भेजते हैं ना तो उस पर एड्रेस लिखते हैं कि चिट्ठी कहाँ पे जाएगी। वैसे ही सेल मेम्ब्रेन के अंदर अगर कोई चीज़ जा रहा है तो या तो छोटा हो कि जल में घुल उल के चल जाओ, और अगर बड़े हो भारी भरकम हो तो अपना परिचय देना पड़ेगा भाई। या तो आपके पैर भी होनी चाहिए कि कोई फैसिलिटेड डिफ्यूजन करा दे, या तो किसी प्रोटीन से साठगांठ होनी चाहिए कि वो आपको पार लगा दे, या किसी एंजाइमेटिक एक्शन एंजाइम से साथी होना चाहिए कि वो आपका पार लगा दे, या आपका रिसेप्टर होना चाहिए कि आपके जाने के पहले वो इंतजार करे कि आएंगे तो हम इनको पार लगा देंगे। तो ऐसे रिसेप्टर बहुत सारे होते हैं सरफेस पे, और यही लोग पार घाट लगाते हैं उस मॉलिक्यूल को जिसको आना जाना आसान ना हो। तो आप ये समझ लीजिए कि सेल के अंदर इंट्रासेलुलर पार्ट्स में सोडियम का लेवल जो था कम था और एक्स्ट्रा सेलुलर में ज़्यादा था। और मैंने आपको पहले ही बताया कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसकी कहानी है भाई, क्या हो रहा है, तो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वैसे सब्सटेंस का जो क्या हो रहा है भाई, तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में मूव कर रहा है। कम जहाँ पे है वहाँ से ज़्यादा की ओर जा रहा है। तो इंट्रासेलुलर में सोडियम कम है तो सोडियम क्या होगा भाई, ध्यान से सुनिएगा, सोडियम एक्सपोर्ट हो जाएगा बाहर की ओर। सोडियम एक्सपोर्ट हो जाएगा बाहर की ओर। सोडियम को बाहर भेजो, कम है सोडियम से ज़्यादा की ओर भेजो। तो कम कहाँ पे है, तो इंट्रासेलुलर है, सेल के भीतर कम है तो भेज के हमने एक्सपोर्ट कर दिया। और पोटेशियम की कहानी क्या है कि बाहर कम है अंदर ज़्यादा है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस कहाँ से कहाँ भाई, तो फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन होगा, है ना जी, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ऊर्जा लगाएगा और तब ये जो है लो से हाई में मूव करेगा। तो पोटेशियम को क्या करो, इंपोर्ट कर दो और सोडियम को एक्सपोर्ट कर दो। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि सोडियम पोटेशियम पंप के दौरान इनमें कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो दिमाग में रखिएगा सोडियम एक्सपोर्ट होता है और पोटेशियम इंपोर्ट होता है। कभी कभी ये भी पूछता है कितना, तो याद रखिएगा 3 गो सोडियम एक्सपोर्ट होता है, 1 गो एटीपी खर्चा होगा तो, और 2 गो पोटेशियम इंपोर्ट होता है। 3 गो जाता है सोडियम और 2 गो पोटेशियम आता है। थोड़ा और बड़े
क्लासेस के लिए, जैसे 11th के लिए वीडियोज बनाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि सोडियम और पोटेशियम का मेंटेनेंस कितना इंपॉर्टेंट है। अगर ये मेंटेनेंस बिगड़ गया ना तो सारा आपका ब्लड प्रेशर से लेके आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज से लेके सारे फंक्शन जो है एबनॉर्मल हो जाएंगे। तो फिलहाल सोडियम और पोटेशियम की पंपिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, हमारे ह्यूमन बॉडी में भी हो रहा है। और ये कैसे हो रहा है, तो सेल के अंदर सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन कम है, सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में बहुत कुछ ना आएगा जी, खून में घूम रहा है, सेलाइवा है, और भी बहुत तरह के फ्लूइड्स हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कितना बड़ा काम कर रहा है कि अपना रस अब बाहर का रस को मिलने से रोक दें, डैमेज होने से रोक दें। अब यहाँ पे एगो सिंपल सवाल आपसे पूछे कि अगर आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेनवा अगर बाहर से निकाल दिया जाए तो क्या होगा, कोशिका की झिल्ली निकाल दी जाए तो क्या होगी, होगा यही कि जो सेल के अंदर का जो फ्लूइड्स है, इंट्रासेलुलर जो कंटेंट है, वो सब डैमेज हो जाएंगे, उनका जो प्रोपोर्शन है वो बिगड़ जाएगा और कोशिका की जो है मृत्यु हो जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट चादर है भाई ये चादर जो है, जो झिल्ली है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको प्रोटेक्शन भी दे रही है। एंट्री और एग्जिट ऑफ सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ की एंट्री होगी या वो सेल से बाहर निकलेगा, ये भी तय कर रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो नंबर 1 फंक्शन प्रोटेक्शन देना, नंबर 2 फंक्शन एंट्री और एग्जिट, कोशिका के भीतर और बाहर पदार्थों का निष्कासन या आवागमन देना, ट्रांसपोर्ट कराना, कितने तरीके का, तो 2 तरीके का। कौन कौन सा, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें आपने देखा कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में हम लोग पढ़ रहे थे कि डिफ्यूजन के जरिए हम लोग कर सकते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन में चीज़ें मूव होती है, एनर्जी नहीं लगता है। और फिर क्या होता है भाई इसमें, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में हम लोग देख रहे थे कि सिंपल डिफ्यूजन से जो गैस वगैरह हैं O2 CO2 ये मूव कर जा रहे हैं। फिर हमने देखा कि फैसिलिटेड डिफ्यूजन में अगर थोड़ी फैसिलिटी प्रोवाइड कर दें तो चैनल प्रोटीन के जरिए हम ग्लूकोज वगैरह को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि अगर ऑस्मोसिस हो, तो अगर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो तो जो सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, जो वाटर है, वो इजीली हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव कर जाएगा। इसी ऑस्मोसिस से तो आरओ बना है बाबू। आरओ क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस है। ये जो आरओ का पनिया पी रहा है ना, वो ऑस्मोसिस का उल्टा प्रिंसिपल लगाया गया है। वो क्या करेगा कि जितना भी उसमें का जो गंदा कण वगैरह है वो सबको रोक लेगा और जो प्योर वाटर है वो आगे बढ़ा देगा, एगो चैम्बर में से छान के पी लीजिए। आरओ लगा, रिवर्स ऑस्मोसिस है, वो उल्टा ही काम हो रहा है। ऑस्मोसिस एक नेचुरल है, वहाँ पे आर्टिफिशियली हमने मशीन यूज कर लिया उसके लिए। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में तो हमने देखा ही कि सोडियम और पोटेशियम का पंप बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। और इसमें हमने देखा कि सोडियम जो है वो कितना मूव कर रहा था जी, तो सोडियम सेल से बाहर एक्सपोर्ट हो रहा था। कैसे, तो लो से हाई में, लोअर टू हायर में कितना एक्सपोर्ट हो रहा था भाई, तो 3 सोडियम 3Na, और इंपोर्ट कितना हो रहा था, तो 2 पोटेशियम। काहे हो रहा था, मैकेनिज्म को और बड़े स्टैंडर्ड पे हम देखेंगे जब सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में बात करेंगे, उसकी सिग्निफिकेंस को समझेंगे। तो आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फाइनल पॉइंट्स क्या है जो आज के क्लास में निचोड़ के तौर पे निकला है, जो स्टूडेंट्स को रिवाइज करना है। तो एक बार इस पे ध्यान देते हैं। पहला बात मैंने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना वो एसिमेट्रिकल नेचर का है। मतलब क्या, मतलब कि ये जो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन और जो कार्बोहाइड्रेट प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिससे बना हुआ है वो सभी एक समान एक जैसा स्ट्रक्चर में नहीं है, इसके रूप रंग बदलते हैं और यही वजह से ये एसाइमेट्रिक हो जाता है और इसी से फंक्शन भी होता है। नंबर 2 मैंने क्या बताया, नंबर 2 बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है। इट अलाउज एंट्री एंड एग्जिट ऑफ ओनली सर्टेन सब्सटेंस, कुछ खास पदार्थ को ही कोशिका के अंदर बाहर जाने का परमिशन सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के नाते देता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये एक चयनित पारगम्य झिल्ली है, चुनिंदा चीजें आएंगी आवश्यकता होगा तो, आवश्यकता नहीं होगा तो आप कितनों छोटा सा होंगे, बित्ती भर भी होंगे ना, तो आपको आने नहीं दिया जाएगा। कितना इंपॉर्टेंट है, अगर आप काम के हैं तो भारी भरकम भी चलेगा, चार्ज मॉलिक्यूल भी आ जाएगा, बड़ा मॉलिक्यूल भी आ जाएगा, लेकिन अगर आप छोटे हैं और काम नहीं है तो आपकी कोई आवश्यकता नहीं, आप मेम्ब्रेन के अंदर पार करने का जरूरत भी नहीं कीजिएगा। तो ये साइमेट्रिक नेचर का है, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है। और तीसरा चीज क्या कर रहा है भैया, तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है, सेल को बचा रहा है। नंबर 4 में हम कह सकते हैं एंट्री और एग्जिट ऑफ सब्सटेंस, एंट्री एंड एग्जिट, कोई भी चीज आएगा वो हम यही करेंगे, प्रवेश कराएंगे मेम्ब्रेन के थ्रू, बाहर कराएंगे मेम्ब्रेन के थ्रू। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और भी काम करता है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल से बाहर चीजों को भेजने में काम करता है। तो
तो कहते हैं एक्सोसाइटोसिस करता है, कोशिका से बाहर, एक्सो मतलब बाहर, इसको हम लोग सेल वॉमिटिंग भी बोलते हैं। क्लियर है? पूरी बायो में सभी जगह थोड़ी थोड़ी चीज़ें रखी हुई हैं, जब आप पूरा पढ़ेंगे तो मसाला एकदम से तैयार हो जाएगा कि अच्छा इसका कंटेंट यहाँ पे मिलेगा। फिजियोलॉजी पढ़ेंगे ना, ये सब समझ में आएगा कहाँ पे इसका रोल है। उसी तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंडोसाइटोसिस भी करता है, सेल के अंदर जो है लिक्विड के फॉर्म में, इवन कभी कभी सॉलिड सब्सटेंस का भी एंट्री हो जाएगा, पैथोजेंस बैक्टीरिया वगैरह। तो जब वो लिक्विड सब्सटेंस आता है तो बोलते हैं पिनोसाइटोसिस, सेल के अंदर कुछ आ रहा है, और कभी सॉलिड सब्सटेंस आएगा तो बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। तो सब कुछ है, खाना पीना सब व्यवस्था है। पिनोसाइटोसिस मतलब सेल ड्रिंकिंग बोलते हैं इसको, और फैगोसाइटोसिस को हम लोग सेल की ईटिंग बोलते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपने देखा कि कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर इस झिल्ली को आपके सेल्स में हटा दिया जाए तो आपके इंट्रासेलुलर द्रव्य और एक्स्ट्रा सेलुलर द्रव्य आपस में मिल जाएंगे और धमाका हो जाएगा और सेल की लाइफ ख़त्म हो जाएगी, उसके रेशियो प्रोपोर्शन बिगड़ जाएंगे और अल्टीमेट डेथ को प्राप्त हो जाएगा शरीर। तो दिस इज व्हाट प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिहेव्स, वर्क्स। आराम से बैठिए, ध्यान से सुनिए और प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर और फंक्शन का एक रिवीजन करिए। अगले वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे सेल की दुल्हन सेंटर में बैठी हुई एनिमल सेल में न्यूक्लियस के बारे में, कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होता है और फंक्शन कैसा होता है। गर्मी से क्या हाल है आपने देखा होगा। अपना ध्यान रखिए, अपने को हाइड्रेट रखिए और छुट्टियों का लाभ उठाइए। चैनल पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर हम लोग बात करेंगे। तब तक जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।